सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहे होंगे। हारे का सारा सीरीज सक्सेस सीरीज 7/7 चलती जा रही है। मोटिवेशन कम नहीं होने दे रहा। अच्छे से सारे लेसन्स की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन मिलती जा रही है आप लोगों को। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए चैप्टर नंबर 2, दैट इज द लॉ स्प्रिंग द स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। एक बहुत ही अच्छी कहानी और इससे आपको कहीं ना कहीं द इंपॉर्टेंस ऑफ मनी को कहीं ना कहीं हमें सीखने को मिलता है। देखो, फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमने कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम सीखा और इस चैप्टर के अंदर हम कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस ऑफ मनी सीखेंगे कि आपके जो पेरेंट्स हैं, जो आपको अच्छे खासा आपकी स्टडीज के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, तो आप कहीं ना कहीं उनके जो पैसे हैं उनकी कहीं ना कहीं चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंस को बहुत अच्छे से सीखने वाले हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अमेजिंग चैप्टर है। इसे लिखा किसने है? अबाउट द ऑथर के अंदर अनीश जंग जी ने लिखा है। 1964 वाज बोर्न इन रोरेका एंड स्पेंट हर चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस इन हैदराबाद। इन्होंने हैदराबाद के अंदर अपना पूरा बचपन बिताया है। ये ऑथर के बारे में कुछ लाइन्स है, पढ़ लेते हैं थोड़ा ऑथर के बारे में। डेट सी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद। उन्होंने हैदराबाद से अपनी पढ़ाई करी और बाद में वो यूएसए से उन्होंने अपनी पढ़ाई करी थी। उनके दोनों पेरेंट्स जो थे वो राइटर्स थे। ओके, हर बोथ पेरेंट्स वर राइटर्स। अनीश जंग बिगेन हर करियर एज ए राइटर इन इंडिया। अच्छा, उन्होंने इंडिया के अंदर अपना एज ए राइटर बीइंग उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया इंडिया के अंदर। और वो एक एडिटर और कॉलमनिस्ट थे फॉर अ मेजर न्यूज़पेपर्स इन इंडिया एंड अब्रॉड। बहुत इंडिया और अब्रॉड दोनों के लिए वो बहुत बड़े न्यूज़पेपर के मतलब कॉलमनिस्ट और एडिटर थे। एंड हैज ऑथर्ड सेवरल बुक्स। उन्होंने बहुत सारी बुक्स को भी ऑथर किया गया। और जो आप चैप्टर पढ़ने वाले हो वो चैप्टर जो आपका है स्टोरीज ऑफ लॉ स्प्रिंग, ये कहां से उठाया गया? इट इज टेकन फ्रॉम लॉ स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड नाम की जो उनकी बुक है वहां से लिया गया है। Here she analyzes the grinding poverty. Grinding poverty क्या होता है? ऐसी चीज जो कभी खत्म नहीं होती। ओके, that never ends or improves, यानी कि जिस स्टेट के अंदर हो आप डिक्लाइन होते जाओगे, ग्रो कभी नहीं करोगे या फिर उस स्टेज के ऊपर कभी नहीं रहोगे। क्योंकि गरीब जो होता है ना, वो एक गरीबी के लेवल के ऊपर मेंटेन करके रखता है। वो अमीरों की तरफ बढ़ नहीं पाता। क्यों नहीं बढ़ पाता? क्या रीजंस क्या होते हैं कि ये गरीब हमेशा गरीब ही क्यों रह जाते हैं? वो चीज हम इसके अंदर सीखने वाले हैं। एंड ट्रेडिशन विच कंडेम्स का मतलब होता है फोर्सेस दीज चिल्ड्रन टू लिव अ लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। कि क्यों आपके मन में आ तो रहा होगा क्या रेसिपी तो बहुत सारी एग्जांपल है जो गरीबी से निकल के आज किस मुकाम तक पहुंचे हैं। लेकिन अगर मैं पूछूं कि कितने एग्जांपल्स हैं तो आपके दिमाग में ज्यादा से ज्यादा कितने आ जाएंगे? 10, 20, 30? भाई साहब, 800 करोड़ लोग रहते हैं दुनिया के अंदर। सोचो कितने सारे लोग होंगे, लेकिन उनमें से सक्सेसफुल कितने हो पाते हैं? 8, 10, 20। ये तो यूपीएससी के रेशो से कम है। सोच लो जितने भी एग्जाम्स हैं उन सबके रेशो से कम है ये 8, 10, 20 जने। अब बाकी देखा जाए कितने सारे लोग होंगे जो कि नहीं सक्सेसफुल हो पाते क्योंकि वो पॉवर्टी के अंदर रह जाते हैं। अब क्या होता क्या, और ये एक्चुअल में देखा जाए ये उनके दिमाग के अंदर ये जो चीज होती है ना, बचपन से कैसे इनबिल्ट करी जाती है। हम 2 बच्चों की कहानी पढ़ने वाले हैं और आपको समझ में आएगा। देखो, है बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर। इसे बोझ मान के मत पढ़ना। मैं हमेशा कहता हूँ इंग्लिश के जो चैप्टर है कभी बोझ मान के मत पढ़ना। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अभी भी कह रहा हूँ, आप लोग कृपया कर, जो मैं हमेशा मेरी हर इंग्लिश लेक्चर से पहले कहता हूँ, अपनी बुक जो है फ्लेमिंगो से खोल के रखिएगा, एक पेंसिल हाथ में रखिएगा। सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स एक बार ही देखो। मेरी ये वीडियो है आपको एक बार ही देखनी है। दूसरी बार अगर मेरी वीडियो देखोगे तो कोई मतलब नहीं बनता। एक ही बार में करो। देखो, इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम हमने अभी क्या था द लास्ट लेसन के अंदर, इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम। देखो, अगर टाइम बीत जाएगा बाद में रोते फिरोगे, क्योंकि पता है ना अभी दिसंबर के अंदर आपकी प्री बोर्ड चालू हो जाएंगे, फिर आपका टाइम जेन्युइनली नहीं बचने वाला। प्रैक्टिकल्स के लिए स्कूल वाले बुलाते रहेंगे और आपके पास जेन्युइनली क्या रहो, आप बस है ना स्कूल के अंदर जाके बैठोगे, पढ़ाई भी नहीं होगी ना कुछ और होगा, बस बैठे बैठे आपका प्रॉपर टाइम वेस्ट होने वाला है उस टाइम पे। तो अभी अच्छे से पढ़ाई करनी है हम लोगों को, ठीक है? ओके, तो समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज, कि कभी कभार मुझे कूड़े के अंदर ₹1 का सिक्का मिल जाता है। देखते हैं क्या है इस कहानी के अंदर। व्हाई डू यू डू दिस? अब ये कौन बोल रहा है? आई आस्क। आई हियर रेफर्स टू मिसेस अनीश जंग, जो हमारी ऑथर है, ठीक है? अनीश जंग जी के बारे में हम यहाँ पे बात करें, अनीश जंग जी के बारे में, ठीक है? तो वो कह रहे हैं आई आस्क साहिब। तो अनीश जंग जी लड़का है साहिब, उससे पूछे कि भैया तुम ये काम क्यों करते हो? कौन सा काम तुम क्या करते हो? रैग पिकिंग का। यानी कि जब तुम जो होते हैं ना, आपने काफी देखा होगा छोटे छोटे बच्चे एक थैला सा बांध के रखते हैं अपने आसपास और कोई भी प्लास्टिक की बोतल या फिर जो भी कबाड़ होता है उसमें से कुछ आइटम्स को निकाल के अपने बैग के अंदर डाल रहे होते हैं। तो वो क्या चीज क्या होते हैं वो हम जानेंगे इसके अंदर। देखो, आई आस्क साहिब whom I encounter every morning। तो फिर वो कहते हैं कि अनीश जंग जी पूछते हैं साहिब से कि भैया तुम ये क्या कर रहे हो? और साहिब कौन है? जिसे हर मॉर्निंग के अंदर एनकाउंटर मतलब करना, यानी कि मिलना। एनकाउंटर वो नहीं, एनकाउंटर का मतलब कि हाँ मैं मतलब जैसे मैं जा रहा हूँ, मुझे मेरा कोई दोस्त मिला, सो आई हैव एनकाउंटर विद वन ऑफ माय फ्रेंड्स, ठीक है? स्क्रॉलिंग का क्या मतलब होता है? सर्चिंग। यानी कि आप वो क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं, बैग लेके ढूंढ रहे होते हैं ना, यहाँ पे प्लास्टिक की बोतल मिली, यहाँ से प्लास्टिक की बोतल मिली फॉर गोल्ड। अब यहाँ पे तो यार हम कुछ प्लास्टिक बोतल्स इन सब के बारे में बात करते हैं, ये गोल्ड सोना कहां से आ गया?
गोल्ड इन द गार्बेज, यहाँ पे आपका मतलब गोल्ड इन द गार्बेज डंप्स, यानी कि गोल्ड का मतलब है, एक चीज बताओ, आपके लिए तो वो सिर्फ खाली प्लास्टिक की बोतल्स है, लेकिन उन जो बच्चों जो वो कलेक्ट कर रहे हैं ना, उनके लिए वो रोजी रोटी उनकी, और उनकी रोजी रोटी उनके लिए किसी सोने से कम नहीं है, ठीक है। ऑफ माई नेबरहुड, ओके, फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डंप्स ऑफ माई नेबरहुड। तो वो कह रहे हैं कि अनीस जंग जी पूछते हैं कि भैया तुम क्या कर रहे हो साहिब से, जो कि क्या करता है, अपनी रैक पिकिंग करता है, और वो क्या कर रहा होता है, गोल्ड की खोज, गोल्ड मतलब उनके हमारे लिए जो प्लास्टिक बॉटल होते हैं, लेकिन उनके लिए वो उनकी रोजी रोटी होती है। तो अपनी रोजी रोटी जो भी थी, जो मतलब प्लास्टिक है, उन्हें कलेक्ट कर रहे थे, कहां से, जो भी उनका गार्बेज डंप था, जो कि जो अनीस जंग जी थे उनके घर के नेबरहुड के अंदर था, ठीक है। फिर साहिब लेफ्ट हिज होम, अब साहिब भैया इंडिया का ही नहीं, जी हाँ, साहिब इज नॉट फ्रॉम इंडिया, तो कहां से है वो, तो साहिब हैज लेफ्ट हिज होम, साहिब ने अपना घर छोड़ दिया, यानी कि साहिब के एक माइग्रेंट है बांग्लादेश का। अभी एक मूवी भी आने वाली है शाहरुख खान की, डंकी, तो वो भी इसी टॉपिक के ऊपर आएगी। तो अब हमारा साहिब है, ये क्या इमाइग्रेंट है बांग्लादेश का, बांग्लादेश की बाबू इमाइग्रेंट्स के ऊपर आएगी कहानी कि किस तरीके से जो इंडियंस होते हैं, आपने भी काफी, अगर आपने देखी होगी स्ट्रीट डांस 3, तो फिर उसके अंदर आपने एक चीज जरूर देखी होगी कि जो सॉरी जो वो होते हैं, जब आपने देखा होगा कि वो जो प्रभुदेवा जी होते हैं, वो क्या करते हैं कि वो जो लोग होते हैं उनकी मदद कर रहे होते हैं, कि लोग वहां पे चले जो जाते हैं कनाडा, न्यूयॉर्क, यहाँ पे, लेकिन वापस आने के पैसे जुटा नहीं पाते, तो वो क्या होता है, इमाइग्रेंट्स की तरह चुपके रहते हैं वहां पे, मतलब बहुत ही बेकार हालत होती है। अगर आपको भी मौका मिले तो स्ट्रीट डांस 3, मैं वैसे कहता हूँ, आपको रियल लाइफ इतना नहीं सिखाती जितना आपको मूवी सिखा देती है, मूवी देखनी चाहिए जनरली, ठीक है। तो स्ट्रीट डांस 3 जो मूवी थी, उसके अंदर बड़ा अच्छे तरीके से दिखाया गया कि उनकी हालत की किस तरीके से लोग कुछ लालच के लिए ले तो जाते हैं उन्हें वहां पे, लेकिन वहां पे वो किस हिसाब से फंस जाते हैं, वो फिर छुपते छुपाते कैसे रहते हैं। तो बिल्कुल वही सिचुएशन थी साहिब के साथ। तो साहिब लेफ्ट हिज होम, क्यों, क्योंकि साहिब कहते हैं इमिग्रेंट था बांग्लादेश का, लॉन्ग वो, ठीक है। बांग्लादेश के अंदर कहां से था वो, ढाका से था। ढाका का एक्चुअल क्या था, कैपिटल ऑफ बांग्लादेश है, ठीक है, देख सकते हो, ढाका है, बढ़िया जगह, ओके। सेट एमिस्ट, एमिस्ट का मतलब होता है इन द मिडल ऑफ द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, यानी कि जो हरी हरी हरियाली भरी जो फील्ड थे ना, मतलब एकदम ग्रीन फील्ड्स जैसे होते हैं ना, वो आपने मूवी देखी होगी दिल वाले, तो जिस तरीके से शाहरुख खान ऐसे करते हैं ना, बिल्कुल वैसी सी ग्रीन फील्ड थी, ओके। सेट एमिस्ट, यानी कि उनका जो घर था वो कहां पे था, इन द मिडल ऑफ द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, जो ढाका के जो खेत थे उनके अंदर एकदम मस्त, एकदम बीच के अंदर उनका घर था। ढाका मैंने बता दिया आपको, कैपिटल ऑफ बांग्लादेश। हिज होम इज नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी, और उनका जो घर है, हिज होम इज नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी, यानी कि ऐसे नहीं बहुत साल पुरानी बात होगी। डिस्टेंट मेमोरी समथिंग दैट हैपेंड अ लॉन्ग टाइम अगो, यानी कि ऐसे नहीं कि वो बरसों पुराने टाइम पे रहते थे, नहीं। जो हमारा साहिब था उसकी खुद की जो फैमिली थी वो वहां पे, ऐसे नहीं उनके दादा परदादा वहां से निकल के आए थे, नहीं, साहिब की खुद की फैमिली आई थी वहां से निकल के, ठीक है। देयर वाज मेनी स्टॉर्म्स एंड ओके, देयर वर मेनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे, स्वेप्ट अवे का मतलब क्या होता है, लिखते रहो यार, ऐसे ऐसे एक बच्चे नहीं होने चाहिए जो लिखे ना, लिखते रहे। दैट टुक अवे, यानी कि स्वेप्ट अवे का क्या मतलब होता है, टुक अवे बाय फोर्स। तो एक्चुअल में क्या होता था, वो जो ग्रीन फील्ड थी ना, वहां पे स्टॉर्म्स यानी कि आंधियां बहुत आती थी, तो इस वजह से क्या होता था, फसलों का नुकसान होता था, प्लस वहां पे रहने के लिए जो कंडीशन थी वो फेवरेबल नहीं बन पाती थी। क्यों, आप सोच कर देखो कि आप ऐसी जगह पे रह रहे हो जहाँ पे भले ही ग्रीन फील्ड्स है, लेकिन आंधी आने के कारण आपके एक तो लिविंग स्टैंडर्ड थोड़ा अफेक्ट हो रहा है, साथ ही साथ आपकी जो क्रॉप्स है वो भी अफेक्ट हो रही है। So there were many storms that swept away, यानी कि took away by force their fields and homes, क्योंकि जिस वजह इसी कारण से उनके जो घर थे वो उनके पास से छिन गए। क्यों छिन गए, क्योंकि यार नहीं काम कर सकते ना आप ऐसे, अगर आप फसल उगा रहे हो और रोज किसी नेचुरल फोर्स के कारण, मैन में नहीं, किसी नेचुरल फोर्स के कारण आपकी जो क्रॉप्स है वो डैमेज हो गई है, तो इस वजह से क्या होगा कि आप लोगों की जो वहां पे आपके रहने का मतलब नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि यार अनाज, क्योंकि एट द एंड हम लोग जो इतने भी लोग हैं वो काम क्यों करते हैं, खाना खाने के लिए। जब हमारी क्रॉप्स के अंदर से फीड्स हम कुछ ऑब्टेन ही नहीं कर पाएंगे तो क्या फायदा उस जमीन का बनाने का, कि हम उस चीज को यूटिलाइज ही नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो देखो आगे क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, ओके। एंड देयर फील्ड्स एंड होम्स, देयर मदर, हिज मदर टेल्स हिम, यानी कि उसकी माँ उन्हें बताया करते थे कि देखो बेटा, हम ढाका के अंदर पहले रहा करते थे, लेकिन वहां पे क्या होता, हमारी बहुत हरियाली भरी खेत होते थे, लेकिन इतनी ज्यादा आंधी आने लग पड़ी जिससे हमारी क्रॉप्स खराब होने लग पड़ी, हमारे लिविंग स्टैंडर्ड खराब होने लग पड़ा, और इन सारी चीजों से परेशान होकर हम लोग बांग्लादेश से हटके कहां पे आए हैं अभी आप लोगों को बता दूंगा, ओके। दैट्स why they left, okay, that's why they left looking for gold, gold यहाँ पे मैंने बताया सर्वाइवल, उन बच्चों के लिए गोल्ड क्या था, यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गोल्ड फॉर द चिल्ड्रन एंड फॉर द अडल्ट। तो फॉर द चिल्ड्रन उनके लिए क्या, उनके लिए जो गार्बेज डंप्स में से जो उन्हें रुपीस मिल रहे हैं वो उनके लिए गोल्ड है एक तरीके से, क्यों, क्योंकि उनकी हैप्पीनेस है। बट द गोल्ड फॉर द अडल्ट मीन्स सर्वाइवल, उनके लिए बुजुर्गों जो घर चलाते हैं उनके मम्मी पापा, उनके लिए गोल्ड क्या है, उनके लिए सर्वाइव करने की, हाँ हमने एक दिन सर्वाइव कर लिया। अब सोच के देखो, हम यहाँ पे सोचते हैं कि एक मतलब
हमारे ऐसे भगवान ने करे कभी किसी के हो, पर देखा जाए ये जो लोग है इन्हें एक एक दिन के लिए सोचना पड़ता था कि यार चलो बढ़िया बात, हमने एक दिन तो सर्वाइव किया, चलो अगले अब आज का कैसे सर्वाइवल करना है वो देखना हमें। और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, अब ऐसे नॉर्मली नहीं है ये इंडिया के अंदर, ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे आपको ये सेम सिचुएशन देखने को मिल जाती है। हम यहाँ पे इंडिया का ये स्टोरी भले इंडिया की है, बट ये हमेशा सिर्फ इंडिया की कहानी नहीं है, ये बहुत दुनिया के पता नहीं कितने सारे कोनों के अंदर सेम कहानी चलती है। अगर आप कोई साउथ कोरियन मूवी देखते होंगे तो उसके अंदर बहुत बार ऐसे कंसेप्ट मैंने भी देखे हुए कि किस तरीके से ये जो पुअर लोग होते हैं, काफी एक होते हैं कि जो त्योहार होते हैं ना, दिवाली होगी, होली होगी, ये अमीरों के त्योहार है। क्यों? क्योंकि ये जो गरीब लोग होते हैं वो तो उस दिन पे अपने ये सोचने में निकल जाते हैं कि यार हम आज का अपने सर्वाइवल कैसे करें। उनके लिए त्योहार नहीं होते। हम लोगों को तो अभी होते थे यार अभी नवरात्रि चल रहे हैं, नवरात्रि के बाद ये आएगा, डांडिया खेलेंगे रात को एकदम मस्त तरीके से। पर अगर देखा जाए वो भी तो लोग हैं, वो भी इंसान है, लेकिन वो डांडिया उनके लिए तो कुछ नहीं है। उनके लिए तो भैया आज अच्छे से आज सो जाए, कल का कल देखेंगे, कल किस हिसाब से पैसे चुकाने, कल थोड़ा थोड़ा कैसे बचाए कि आखिर के अंदर जब वो आए मकान मालिक तो हम उसे किराया कैसे दे, कितना राशन कैसे आएगा घर का। बहुत ये इंटेंस है। और आपको कहीं ना कहीं इस चैप्टर के अंदर से अगर कुछ देखो, आप सिर्फ ऐसे मार्क्स लेने के लिए मत पढ़ना, मार्क्स लेने के लिए पढ़ना तो चैप्टर नहीं मत पढ़ो, पिछले साल के 10 क्वेश्चन पेपर उठा लो, पूरे नंबर आ जाएंगे। लेकिन अगर चैप्टर से कुछ सीखना है ना तो ये सीखो कि यार इंपॉर्टेंस ऑफ मनी क्या चीज है। हम काफी बार बहुत जल्दी कह देते हैं यार हमें तो ये चीज चाहिए कि हमारे पास तो कोई बात नहीं पैसा है, लेकिन पैसे की इंपॉर्टेंस समझो कि आपके पेरेंट्स के पास पैसा है, लेकिन कभी वो भी स्टेट के अंदर रहे होंगे जिससे वो उभर के बाहर आए। ठीक है। लुकिंग फॉर गोल्ड, तो गोल्ड का दो मीनिंग्स है। बच्चों के लिए वो गार्बेज डंप्स के अंदर 1-2 रुपए का सिक्का मिलना या फिर उन्हें जो यूजफुल थिंग्स है वो मिलना, लेकिन बड़ों के लिए सर्वाइवल होता है। इन द बिग सिटी वेयर ही लिव्स नाउ, यानी कि हम यहाँ पे बेसिकली बात कर रहे थे सीमापुरी की, तो यहाँ पे अभी ये रह रहे हैं, कहाँ पे रह रहे हैं? सीमापुरी। सीमापुरी के दिल्ली के पास है। ठीक है। तो यहाँ पे आई हैव नथिंग टू डू ही मटर्स लुकिंग अवे, तो फिर अब वो कहते हैं कि देखो मेरे पास कुछ और करने के लिए तो है नहीं, तो इससे बढ़िया मैं क्या करता हूँ, रैक पिकिंग करता हूँ। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा हो और कुछ करने के लिए क्यों नहीं आ, देखो हमें देख लो हम सारा दिन पढ़ते रहते हैं, मन में आ रही है ना एडवाइस देने की, पढ़ाई करने की, दे देते हैं। चलो लेट्स सी अनीस जंग जी हमारी क्या कहती है मैम इनके ऊपर। ओके, गो टू स्कूल, जैसे आप लोगों के मन में है मेरे मन में आए, हमने कहा कि तुम्हारे पास और कुछ करने के लिए क्या कहा, स्कूल जाओ, पढ़ाई लिखाई करो, ये सारी चीजें करो, रैक पिकिंग क्या करो, गो टू स्कूल। ऐसे ग्लिबली मींस स्पोकन विद केयरलेस ईज। नॉर्मली हम लोगों से अगर कोई बोले कि बच्चा कोई छोटा सा बच्चा हो गया कि मेरे पास और कुछ करने के लिए नहीं, हम लोग बिना कुछ सोचे समझे क्या कहेंगे, स्कूल जाओ पढ़ो लिखो, ये क्या बात हुई। हम केयरलेस वे में कह देते हैं ना। अगर यार वो पढ़ने लायक होता तो वो ये काम करता क्या, जनरली सोच के देखो, अगर उसके पास इतने पैसे होते कि वो अच्छे खासा पढ़ सकता, वो ये काम करता। ओके, रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ होलो द एडवाइस मस्ट साउंड, और जैसे आप लोगों को रियलाइज हुआ वैसे हम लोगों अनीस जंग जी को भी रियलाइज हुआ कि अरे छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके लिए क्या इतना आसान है क्या पढ़ना, इनके लिए बहुत मुश्किल है ऐसी चीजें करना। ओके, देयर इज नो स्कूल इन माय नेबरहुड व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो। तो बच्चा भी, अब देखो बच्चे की मासूमियत देखो, अब बच्चा क्या कह रहा है कि देखो मैम मेरे पास तो यहाँ पे कोई स्कूल है नहीं मेरे आसपास, कभी कोई बनेगा तो मैं उसके अंदर चला जाऊंगा। अब इफ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम। और जैसे हम लोग, जैसे हमारे नेता लोग झूठे वादे करते हैं, जैसे हम लोग भी काफी, और कोई बच्चा आता है गरीब सा कि भाई भैया कुछ दिला दो, हम कहते हैं नहीं नहीं अगली बार आपको भी नहीं पता आपको मिलने वाले हो। ठीक है। इफ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम, तो वो कहते हैं कि अगर मैं एक स्कूल चालू करूंगी क्या तुम वहां पे आओगे। आई आस्क्ड हाफ जोकिंग, यानी कि मैंने हंसी मजाक में बोला अच्छा तो मैं अगर स्कूल चालू करूंगी तो तुम आओगे। ये बात अगर देखा जाए छोटी सी बात आपको भी लगेगा, लेकिन उस बच्चे के बारे में सोचो, उस बच्चे के मन में तो आ गया कि यार ये मैम स्कूल बना के देंगे, हम पढ़ेंगे लिखेंगे, हम भी इन बड़े बच्चों की तरह है ना खेल पढ़ने जाएंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, एकदम अच्छे बड़े आदमी बन के दिखाएंगे। बच्चों के मन में तो आ ही जाती है ये सारी चीजें। अब देखो आगे क्या बात होती है इनके अंदर, यस ही सेज, यानी कि वो क्या कह रहे हैं, यस ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली, यानी कि वो कहते हैं यस ही सेज स्माइलिंग, कि अगर तुम मैं अगर स्कूल खोलते हो तो तुम आओगे। बच्चा कहता है यस डेफिनेटली मैं आऊंगा। He says smiling broadly. A few days later, I see him running away to me. Is your school ready? अब कुछ दिन बाद बच्चा आया भागता भागता, देखते अरे मैम आपने वो स्कूल का कहा था, स्कूल बन गया क्या। छोटे बच्चे के मासूम है देखो, अब वो बार बार बच्चे से पूछे कि स्कूल बन गया क्या, क्योंकि उसके मन में क्या एक रे ऑफ होप जमा कर दिया आप लोगों ने, कि आप लोगों ने आपने एक बड़ी झूठी दिलासा देके एक उसके मन में एक टेम्परेरी खुशी तो दी, लेकिन अब जो उसे बड़ा दुख मिलने वाला है, क्योंकि आपने तो ये बोला है कि आप कोई स्कूल एक्चुअल के अंदर नहीं बनाने वाले। जैसे अनीस जंग जी ने कहा मैं स्कूल बना दूंगी तुम्हारे लिए, एक्चुअल में कोई बनाने वाला है क्या, नहीं बनाने वाला कोई भी।
तो फिर yes he says. A few days later I see him running to me. I see a school ready. It takes a longer to build a school. और आखिर के अंदर हम लोगों को भी क्या करना पड़ता है, झूठ बोलना पड़ता है। अबे स्कूल ऐसे थोड़ी ना बनता है, स्कूल थोड़ा टाइम लगता है स्कूल बनने के अंदर। I say embarrassed. और यहाँ पे जैसे हम लोगों के मन में आ रहा है कि यार ये क्या बात हुई, वैसे हमारे अनीस जी के मन में भी आया यार मैं क्या कर रही हूँ, मैं छोटे से बच्चे को एक टेम्परेरी खुशी तो दे रही हूँ, लेकिन जब बच्चे को हसीयत पता चलेगी, अब इससे पता है दो तरीके होंगे, बच्चे का दिल तो दुखेगा, प्लस वो दुनिया के ऊपर जो इसकी जो बिलीव है ना वो बिल्कुल कम हो जाएगी कि ये जो अमीर लोग होते हैं ये तो झूठ ही बोलते हैं, ये तो सिर्फ झूठी दिलासा ही देते हैं। और सोचो एक छोटे से बच्चा अगर माइंड के अंदर अभी से कंसेप्ट डेवलप कर लेना तो उसके लिए आने वाला फ्यूचर कितना ज्यादा डेंजरस बन सकता है। I felt embarrassed का मतलब देखो, मतलब साथ साथ लिखना, आप लोग भी इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम को समझ के आओ और इंपॉर्टेंस ऑफ मनी को इस चैप्टर के अंदर समझो। I say embarrassed, ashamed at having made a promise that was not meant, यानी कि मैंने तो एक प्रॉमिस कर दिया जो कि मुझे पता था कि मैं पूरा नहीं कर सकती, मैं स्कूल नहीं बना सकती, मैं तो राइटर हूँ, एडिटर हूँ, मेरे पास इतना, एक तो स्कूल बनाने बहुत बड़ी बात होती है, स्कूल मैं कहाँ से बना पाऊंगी, बट प्रॉमिस लाइक माइन अबाउट मतलब एग्जिस्ट, अबाउट का मतलब लिखो एग्जिस्ट इन एवरी कॉर्नर ऑफ द ब्लीक वर्ल्ड। हर इंसान ये झूठे वादे करता रहता है, नहीं अरे बच्चों जाके पढ़ो, मैं बना दूंगा, मैं करवा दूंगा, करवाते वक्त अच्छा मैंने बोला था क्या ऐसा कुछ। अगर आपने सुपर 30 मूवी देखी होगी ना आनंद कुमार जी की, ऋतिक रोशन जी ने जिनका रोल किया था आनंद कुमार जी, तो उनके अंदर बड़ी एक चीज होती है कि वो कहते तो देते हैं अरे कोई जरूरत होता हम बैठे हैं, वो बैठने जब मांगने जाते हैं तब कुछ होता नहीं है। तो ऐसे खोखले वादे एक ही जगह नहीं होते, दुनिया के अलग अलग कोनों के अंदर ऐसे बहुत फकीर बैठे हुए हैं जो आप लोगों के साथ झूठे वादे करते हैं कि यार तुम ये देखो हम तुम्हें यहाँ पे पहुंचा देंगे, वहां पे पहुंचा देंगे, तुम्हें कभी भी पैसे की जरूरत हो तो बिंदास बोलना। ऐसा कुछ नहीं होता, सिर्फ कहने की बातें होती हैं कि तुम्हारे पास तुम्हें कभी भी पैसों की जरूरत हो तो बोलना, हम तुम्हारे लिए ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसी कोई भी बातें यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होती हैं। अभी से क्या हो गया, अरे यार एक हाँ अब आ गया, चलो हाँ ये नया नहीं, ये बोर्ड पता है क्या, मेरे पास ये बोर्ड है ही ऐसा, चलो पर एक्सप्लेनेशन के अंदर कोई कमी नहीं आएगी। मैं देखो आफ्टर मंथ ऑफ नोइंग हिम, यानी कि काफी बार आप देखो धीरे धीरे बातचीत हो रही है, वो बच्चा आ रहा है मेरे पास पूछ रहा है कि स्कूल बना है, हम थोड़ी थोड़ी बातचीत करें। आफ्टर मंथ ऑफ नोइंग हिम आई आस्क्ड हिम हिज नेम, क्योंकि हम लोगों को उन बच्चों से ऐसे नहीं होता कि बिकॉज़ व्हेन वी मीट देम फर्स्ट ऑफ ऑल वी आस्क देयर नेम, पर अगर कोई बच्चा आता है आपके पास तो आप उससे नाम नहीं पूछते, आप तो पहले बहाने ज्यादा दे देते हो कि अच्छा ये बाद में कर देंगे वो कर देंगे, तो बहाने ज्यादा हो जाते हैं, नाम नहीं पूछो। तो एक बार काफी इतनी कन्वर्सेशन के बाद अब फाइनली याद है अरे नाम तो पूछ लो बच्चे का नाम क्या है, तो फिर साहिब आलम ही अनाउंस है, तो बच्चा कहता है मेरा नाम साहिब आलम है, अनाउंस करे देखो साहिब आलम। अब बच्चों को अपने नाम पे देखो कितना प्राउड है। ही डज नॉट नो व्हाट इट मींस, यानी कि बच्चे को एक्चुअली में मतलब नहीं पता, पर उसने अच्छा लगा, कहते हैं अच्छा लगा, जैसे रॉकी भाई थे ना, उन्हें अच्छा लगा रॉकी भाई नाम, बिल्कुल वैसी तरीके से साहिब आलम, उसे नाम अच्छा लगा, रख लिया उसने साहिब आलम। If he know its meaning, Lord of the universe, अब साहिब आलम का मतलब क्या होता है, I am the Lord of the universe, he would have a hard time believing it, यानी कि ये क्या आयरनी है। अब यहाँ पे आयरनी समझो किस तरीके से, देखो पॉइंट्स है ना आप लोगों को अच्छे से पता होने चाहिए, मैं यहाँ पे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी तैयारी करवा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट देखो किस हिसाब से आपको समझ में आता है कि तो काके क्या हो गया इसे, तो यहाँ पे वो क्या कहते हैं साहिब आलम, यहाँ पे आयरनी किस तरीके से, आप बच्चे का नाम क्या है साहिब आलम, क्या वो रियल में लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, यानी कि ऐसा कोई काम के अंदर है जिससे हम उसे द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स कह सके, नहीं। तो आयरनी किस प्रकार हुई, क्या बोल कुछ रहे और मतलब कुछ और निकल रहा है, यानी कि वो अपना नाम को तो अनाउंस करते हैं दैट हिज नेम इज साहिब आलम, बट एक्चुअल के अंदर वो क्या एक रैग पिकर है, यानी कि वो मतलब ऐसे कचरा उठाने वाला है। अब देखो दोनों चीजों के अंदर क्या अलग अलग डिफरेंसेस है, ठीक है। तो यहाँ पे आयरनी क्रिएट होगी, 2 नंबर के अंदर पूछा जा सकता है, ठीक है। अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट ही रोम्स द स्ट्रीट्स विद हिज फ्रेंड्स, ओके। तो फिर बिना उसके नाम का अवेयर होगी, उसका नाम का मतलब क्या, वो अपने दोस्तों के साथ चला जाता हूँ अपनी मस्ती में, वो अपनी मस्ती के अंदर चले जाते हैं, अपनी स्ट्रीट्स के अंदर घूमते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपनी आर्मी के साथ। आर्मी ऑफ बेयरफुट का मतलब होता है यानी कि जिन्होंने पैरों के अंदर कुछ ना पहना हो, नंगे पैर, ओके। barefoot boys who appear like the morning birds and disappearing at noon, यानी कि वो होती है ना सुबह चिड़िया जो सुबह चहचहा रही होती है, और जैसे जैसे धूप दोपहर आती रहती है चिड़िया की चहचहाट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो बिल्कुल वैसे ऐसे थे ये लड़के कि सुबह सुबह तो सबको दिख रहे होते थे कि गार्बेज में से कुछ निकाल रहे थे, दोपहर होते होते गायब हो जाते थे। ओवर द मंथ आई हैव टू
आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम। और धीरे धीरे करके देखो, आप बार बार किसी इंसान से मिलते हो, आप रिकॉग्नाइज करने लग पड़ते हो ग्रुप ऑफ पीपल। आप नई क्लास में जाते हो, जैसे अगले साल जैसे आप कॉलेज में जाओगे, ये 11th क्लास में जब आप अपने सेक्शंस के अंदर आए थे, रिस्पेक्टिव कॉमर्स, साइंस और आर्ट्स के अंदर, तो अब जैसे आप आए थे सब लोग नए थे, तो आप लोगों को कुछ टाइम लगा ना बच्चों का नाम याद रखने के अंदर। जैसे आप कुछ 1-2 महीने आपको फैमिलियर हो गया, इस बच्चे का नाम क्या है, इस बच्चे का नाम क्या है, तो सिमिलरली हमारी अनी जंग भी फैमिलियर होगी इनके नाम के साथ। ठीक है, आगे देखे क्या है, why aren't you wearing चप्पल्स, यानी कि आप चप्पल क्यों नहीं पहनते, why aren't you wearing चप्पल, I asked one, मैंने जाने ने पूछा कि भाई चप्पल क्यों नहीं पहनते, my mother did not bring them down from the shelf, he answered simply। और बच्चा अपनी मासूमियत में कहते हैं कि हमारे जो एक अलमारी है उसके ऊपर मम्मी ने रखी हुई है और मम्मी वो उतार के मुझे देती नहीं। ये तो एक बच्चा कहता है even if she did it he will throw them off, यानी कि अगर वो उतार के दे भी देती है, बच्चे के और लाइन में सुनो, बच्चा कहता है अगर वो निकाल के दे भी देती है मैं उन्हें फेंक दूंगा। ऐसा क्यों, देखते हैं। at another who's wearing a shoe that do not match, यानी कि दो अलग अलग जूते, अब दो अलग अलग जूते, ये देखो हमारे रसल है नहीं कि अलग अलग जूते पहनने का स्टाइल है, यानी कि अब क्या होता है हम लोगों को जूते जो हमारे होते हैं कि एक जूता अगर खराब हो जाता है तो हम क्या कहते हैं, दोनों जूतों की जोड़ी वहां पे रख के आ जाते हैं, फेंक देते हैं एक तरीके से। तब क्या है, एक जूता तो खराब है लेकिन दूसरा जूता तो एकदम सही है, वो एक जूता यहाँ से उठाते हैं, एक जूता जैसे राइट पैर का उठाया, दूसरा जूता लेफ्ट पैर का पहन गए, उन्हें ये फर्क नहीं पड़ता हमने क्या पहना, उन्हें कि भैया हमारे सर्वाइवल के लिए क्या हमारे पास चीजें है या नहीं है। आप सिचुएशन इमेजिन कर सकते हो यार बच्चों की। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस समझो पैसे की क्या क्या है। आप लोगों के पास, आप जैसे हमारे हम तो प्रॉपर वेल ड्रेस्ड होते हैं, अगर स्कूल जाते हैं तो हमारा तो क्या होता है, प्रॉपर टाई, प्रॉपर शर्ट, अभी तो सर्दियां और आ रही है तो स्वेटर, ब्लेजर, पैंट एंड सॉक्स, शूज, ये सारी चीज होती है। और एक भी चीज में हल्का सा चीज ऐसी खराब सी हो जाए हम क्या कहते हैं, फेंको, नई चीज ला के दो। अब इनका सोचो। ठीक है, When I comment on it, he shuffles his feet and says nothing. I want a shoes, यानी कि अब जैसे उसने देखा वो कहते उन्हें लगा क्या पता मैम दिला दे, तो कहते मुझे जूते चाहिए, मुझे जूते दिलवा दो। Says a third boy who was never owned a pair in his entire life, यानी कि एक बच्चा था जिसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी चप्पल जूते कुछ नहीं पहना, वो कहता मैम मुझे प्लीज एक जूते जोड़ी के दिलवा दो, एक जूतों की जोड़ी दिलवा दो प्लीज, प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी। आगे देखते हैं क्या है। When I traveling across the country, I have seen children walking barefoot, यानी कि जब मैं ऐसे, अब ये जो हमारी ऑथर है, एक मैंने आपको जैसे पहले बताया कि एडिटर थे, कॉलमनिस्ट थे, तो वो अलग अलग जगह जाके न्यूज रिपोर्टिंग करते थे। तो फिर वो क्या पे कहता है, ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट इन सिटीज ऑन विलेज रोड, इट इज नॉट लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट इज वन एक्सप्लेनेशन। और काफी बार जो हमारी पोएट थी वो कहते हैं कि एक और बड़ी हैरानदायक चीज मिलती है कि जब लोग चप्पल नहीं पहनते तो वो ये चीज कहते हैं यार ये तो हमारा धर्म है। अब धर्म के हिसाब से कहते हैं कि हम तो हिंदू हैं, हमारी पुरानी सभ्यता है नंगे पैर घूमना, इसलिए हम नंगे पैर घूमते हैं, हम लोग इससे चप्पल नहीं पहनते। अब एक तरीके से सोचिए, देखो कहीं ना कहीं हम लोग अपने धर्म के ऊपर, हम अपने धर्म को इस्तेमाल करके कहीं ना कहीं हम अपनी गरीबी को छुपा रहे हैं। क्योंकि गरीब, आपने एक चैप्टर आया होगा आपके क्लास पहले पढ़ते होगे, प्रेमचंद के फटे जूते, चैप्टर का नाम थोड़ा थोड़ा तो याद होगा, उसके अंदर भी था कि झूठा दिखावा करती है दुनिया। वैसे हमारे जो लोग हैं जिनके पास नहीं होते वो क्या कहते हैं, झूठा दिखावा, भैया हम तुम्हारे पास है तो उसमें पहनते नहीं है, ट्रेडिशन है हमारा, भैया परंपरा है हिंदू धर्म के हम तो, और हमारे पूर्वजों ने आज तक कभी नहीं पहने। ठीक है, I wonder if this is the only excuse to explain away यानी कि ignore a perpetual state of poverty यानी कि continuing for long period of time without stopping, यानी कि बिना रुके लगातार, यानी कि अब ये जो poverty है, गरीब का बच्चा गरीब होता है, उसका बच्चा भी गरीब होता है, वो गरीब क्यों होते हैं, क्योंकि उनके माँ बाप ये नहीं सिखाते उन्हें कि क्या नाम लेते हैं कि अम्मी कि पढ़ना कैसे, लाइफ को कैसे, नहीं, वो गरीब जो माँ बाप होते हैं वो अपने गरीब बच्चों को ये चीजें सिखाते हैं, बेटा गरीबी में जीना कैसे। और जब वो सीख जाते हैं गरीबी में जीना कैसे, उसका कंफर्ट प्लेस है, और किसी भी इंसान को उसके कंफर्ट प्लेस से निकालना इज जस्ट लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टास्क। कुछ कर जाते हैं लेकिन मैंने संख्या बताई है 10-20 होंगे, इससे ज्यादा नहीं होते। ठीक है, कंटिन्यूइंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट स्टॉपिंग। तो यहाँ पे आई रिमेंबर्ड अ स्टोरी व्हेन अ मैन फ्रॉम उदीपी, ये अच्छी स्टोरी है, आपको सीखनी चाहिए कि क्या क्या है इस स्टोरी के अंदर, आप क्या सीखने को मिलता है आपको। आई रिमेंबर अ मैन फ्रॉम उदीपी वंस टोल्ड मी एज अ यंग बॉय ही विल गो टू स्कूल पास यानी कि पासेस बाय एन ओल्ड टेंपल वेयर हिज फादर वाज अ प्रीस्ट। तो वो कहते हैं कि जब भी वो स्कूल जाता था ना, वो एक पुराने मंदिर के पास से क्रॉस करता था जहाँ पे उसके पिताजी जो थे वो पुजारी थे, और रोज मंदिर के सामने वो कहता था हे भगवान जी मुझे एक जूतों की जोड़ी दिलवा दो। ठीक है, बहुत पुरानी कहानी बता रहा हूँ, ठीक है, कि हे भगवान जी प्लीज मुझे एक जूतों की जोड़ी दिलवा दो। he would stop briefly at the temple and pray for a pair of shoes। 30 years later, अब उस कहानी के 30 साल बाद
अब 30 साल बाद का सीन आ रहा है, देखो 30 years later I visited his town and the temple which was now drowned in the air of the dissolution. Dissolution का मतलब क्या होता है? An old temple in Udupi that has become so old that people no longer go to it. यानी कि बहुत ज्यादा वर्ड नहीं बोलना चाहिए पर खंडर टाइप हो चुका था वो एक तरीके से, अब इतना पुराना मंदिर हो गया था। अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा आप इमेजिन करना, एक काम करो थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करो, जैसे मैं कहूँ तो खोलना, अब थोड़े बहुत इमेजिन करना इस सिचुएशन को। इन द बैकयार्ड वेयर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट, जहां पे बैकयार्ड यानी कि मंदिर के पीछे जो जगह होती है वहां पे एक नया पुजारी बैठा हुआ था। देयर वर रेड एंड व्हाइट प्लास्टिक चेयर्स, वहां पे क्या थी? रेड और व्हाइट प्लास्टिक चेयर थी। अ यंग बॉय ड्रेस्ड अप इन ग्रे यूनिफॉर्म, एक बच्चा जो कि यूनिफॉर्म के अंदर पहना हुआ था। वियरिंग सॉक्स एंड शूज, वियरिंग क्या पहने हुए थे उसने? जूते पहने हुए थे। Arrived panting and threw his school bag on folding bed, यानी कि जो उसका बेड था वो आया बच्चा, उसके ऊपर उसने अपने बैग फेंका। Looking at the boy, I remembered the prayer of the another boy who had made to the goddess, okay, who had made to the goddess when he had finally got a pair of shoes. Let me never lose them. अब इस कहानी का मेजर मतलब क्या होता है, मैं पूरी कहानी बता देता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। Let me never lose them. The goddess had granted his prayer. Young boys like the son of the priest now wore shoes, but many other children, rag pickers in my neighborhood, remain shoeless. इसका मतलब पता है क्या था? पहले भगवान जी के पास हम गए, हमने भगवान जी से कहा, हे भगवान जी प्लीज हमें एक जूतों की जोड़ी दिलवा दो। भगवान जी ने आपको जूतों की जोड़ी दिलवा दी, गॉडेस ने आपकी पुकार सुन ली। यानी कि अब 30 साल पहले बच्चे ने मांगा, अब 30 साल बाद एक ऐसी सिचुएशन थी जहां पे बच्चों के पास क्या थे? जूते थे, लेकिन उनकी डिमांड क्या थी? बढ़ चुकी थी। ठीक है, उन्होंने क्या पहने थे? जूते पहने थे। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो 30 साल पहले बच्चे ने जो इच्छा मांगी थी, हे भगवान जी प्लीज मुझे एक जूतों की जोड़ी दिलवा देना, उसकी इच्छा पूरी हो। जैसे उसे एक जूतों की जोड़ी मिली, उसने पता क्या इच्छा मांगी? हे भगवान जी ये जूतों की जोड़ी मेरे साथ बनी रहे, ऐसा ना हो कि मेरे आने वाले किसी भी टाइम के अंदर ये जूतों की जोड़ी मेरे पास से अलग हो जाए। समझ में आ रही है कहानी? इसलिए जब 30 साल बाद, अब वो जो प्रीस्ट था, मेरे हिसाब से क्या पता, अभी स्पेसिफाई नहीं कर रहा, क्या पता उनका कोई पोता या पड़पोता या फिर बेटा ही हो जो यहाँ पे जूते पहन के बैठे हो, यानी कि वो फैमिली के अंदर शूज की परंपरा चालू होगी। तो अब ये देखा जाए, इतने पुराने जो पुजारी थे आज उनके बेटे भी जूते पहनते हैं, लेकिन हमारे देश के रैग पिकर्स आज भी कैसे घूम रहे? शूलेस घूम रहे, बिना जूतों के घूम रहे। आगे देखते हैं क्या लिखा है कहानी के अंदर। ओके, माय एक्वेंटेंस, ओके एक्वेंटेंस का मतलब क्या होता है? फ्रेंडशिप। ओके, फ्रेंड्स जो होते हैं। माय एक्वेंटेंस विद बेयरफुट रैग पिकर लीड्स मी टू द सीमापुरी, अ प्लेस नियर द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली, यानी कि बाउंड्री जो होती है ना, आउटर एज ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया। दिल्ली के आउटर एज के ऊपर ही आपका थोड़ा देख सकते हो, आपका सीमापुरी कुछ इस प्रकार का दिखता है। ठीक है, येट माइल्स अवे फ्रॉम इट मेट्रोपोलिटली those who live here are squatters. Squatters क्या होता है? पर्सन हु इज लिविंग इन एम्प्टी बिल्डिंग विदाउट द ओनर्स परमिशन। काफी बार आपने देखा होगा, आप लोगों ना देखो तो ज्यादा बढ़िया है, वैसे काफी ऐसे लोगों को आपने देखा होगा जो दारू के ठेकों के पास घूमते हैं, तो वो रात को पता है कहां सोते हैं? जो ऐसी दुकानें होते हैं जिनके शटर हमेशा बंद ही रहते हैं, तो वो क्या करते हैं? शटर का दरवाजा तोड़ते हैं, अंदर जाते हैं, एक शेल्टर मिल जाता है उन्हें, वहां पे बंद करके अंदर सो जाते हैं। तो एक तरीके से देखा जाए वो उनकी बिल्डिंग नहीं है, तो वही क्या एक स्क्वाटर्स है, यानी कि पर्सन हु इज लिविंग इन एम्प्टी बिल्डिंग, एक दुकान मान सकते हो आप उसे, विदाउट द ओनर्स परमिशन। अब ओनर को परमिशन थोड़ी, और ओनर की परमिशन वो क्या बोलते हैं, ताला तोड़ के थोड़ी आ जाएगा बंदा। ओके, हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971 के अंदर ये बांग्लादेश से आए थे। साहिब फैमिली इज अमंग देम, और साहिब का परिवार भी वहीं से ही है, यानी कि वो बांग्लादेश के डिसेंडेंट्स हैं। सीमापुरी was then a wilderness मतलब an area where few people live. Okay, it still is but no longer empty, यानी कि अभी खाली नहीं है। In structures of mud with roofs of tin and trampoline, ये थोड़ा यार इमेजिनेटिव है। अगर आप कभी दिल्ली ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं, जैसे मैं एक बार दिल्ली गया था PW नोएडा के अंदर, तो वहां पे मैंने देखा था कि जिस प्रकार से लोग रहते थे, क्या होता था? इन द स्ट्रक्चर ऑफ मड, उनके जो घर होते थे ऐसे नहीं सीमेंट में नहीं लगाई, उसके ऊपर कुछ मेरे सबसे गीली मिट्टी को ऐसे लगाया, फिर वो मिट्टी सूख सी जाती है, मिट्टी का एक लेप सा लगाते थे। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ मड विद रूफ्स ऑफ टिन एंड ट्रैम्पोलिन। टिन यानी कि एक होता है ना, कुछ लोहे की उससे बाद ऐसे टांग से देते थे, कुछ कीलर ठोक देते थे, यानी कि ऐसी पक्की छत नहीं होती थी, कच्ची छत होती थी। ओके, डिवाइड का मतलब होता है डिप्राइव्ड ऑफ सीवेज। वहां पे देखो यार, हमारे काफी तो शहरों के अंदर नहीं होता था, आप सोच के देखो वहां पे तो होना ही नहीं है ना, वहां पे सीवेज था, ना ड्रेनेज सिस्टम था, ना पानी की कमी आती थी। भूतनाथ रिटर्न्स मान सकते हो आप, थोड़ा बहुत है ना, भूतनाथ रिटर्न्स के अंदर आपको थोड़ा इमेजिनेशन आ जाएगी उस सीन्स की। लेफ्ट 10,000 रैग पिकर, वहां पे कितने लोग रहते थे? 10,000 रैग पिकर्स वहां पे रहते थे। आगे देखते हैं क्या लिखा है कहानी के अंदर।
ओके, दे हैड लिव हियर फॉर मोर देन 30 इयर्स विदाउट एन आइडेंटिटी, यानी कि वो वहां पे 30 सालों से ज्यादा रह रहे हैं। अब देखो सोचने की बात है, हिंदुस्तान में कई ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल है, 10,000 ऐसे लोग हैं जो वहां पे पिछले 30,000 सालों से रह रहे हैं, सॉरी 30 सालों से रह रहे हैं और उनके पास कोई आइडेंटिटी नहीं है। सोच के देखो, ये एनसीईआरटी पब्लिश कर रहे हैं, ठीक है, who lived here for more than 30 years without an identity, without any permit, but with राशन कार्ड। अब ये क्यों भैया? देखो उनके पास आइडेंटिटी कार्ड नहीं है, परमिशंस नहीं है, लेकिन राशन कार्ड है। ये क्यों? क्योंकि राशन कार्ड की मदद से आप वोट कास्ट कर सकते हो। अब जैसे मैं एक भूतनाथ रिटर्न्स मूवी के अंदर बड़े अच्छे तरीके से दिखाया गया था, जैसे बोमन ईरानी था, वो क्या करता था, लोगों के पास आता था, उन्हें अल्कोहल गिफ्ट करता था, उन्हें कोई चीजें गिफ्ट करता था, कहते हैं वोट मुझे ही देना। फिर वो ऐसे करते थे, इससे क्या होता था, वो लोग उन्हें फेवर पे आ जाते थे। तो सेम यहाँ पे पता है क्या, ये राशन कार्ड क्यों इशू करवाते थे? ताकि इनके जो वोट्स हैं वो उन्हें मिल सके। वो पर्टिकुलर एरिया जो है, अब 10,000 वोट्स है, 10,000 वोट्स भी कम थोड़ी ना होते हैं, 10,000 वोट्स उन्हें मिल सके तो उनकी कहीं ना कहीं एक एडवांटेज, एक अपर हैंड मिल सके उन्हें अपनी जर्नी के अंदर। ओके, that get their names onto the voters list, यानी कि उन्हें वोटिंग का चांस मिल जाता था, and enable them to buy grains, और इसके बदले में वो अनाज जो थे वो खरीद सकते थे। फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी। वो कहते हैं कि खाना उनके लिए ज्यादा जरूरी है। जनरली देखा जाए बात उनकी कहीं ना कहीं सही है कि खाना कहीं ना कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आइडेंटिटी तो नहीं है, चलो कोई बात नहीं है, मैं मान लेता हूँ, अगर एक गरीब बंदा वो कहता नहीं है मैं भारत का नागरिक नहीं हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, पर खाना तो दो यार। एक इंसान की सबसे बेसिक नीड्स, उसका प्राइड, सारी चीजें बाद में आती है, लेकिन सर्वाइवल के लिए खाने की जरूरत पड़ती है उन्हें, ठीक है। If at the end of the day we can feed our families and go to bed without an aching stomach, we would rather live here than in the fields that gave us no grain। अब ये वापस ढाका की तरफ जा चुके हैं। जैसे उन्होंने कहा ना, ढाका छोड़ने का मेन रीजन क्या था कि भैया हमारे पास जमीन थी, हमारे पास घर था, हमारा खुद का था, पक्का घर था, लेकिन हम लोगों ने उस घर को छोड़ दिया। अब उस घर को छोड़ने का मेजर रीजन क्या था कि भैया उस घर को छोड़ा हम लोगों ने इसलिए क्योंकि वहां पे हमारे पास घर था, इज्जत थी, सारी चीजें थी, लेकिन खाना नहीं था। तो अगर खाना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो कहते हैं अगर रात को सोने जाते वक्त अगर हमारे पास हम भूखे पेट नहीं सो रहे तो हमारे लिए बहुत बढ़िया बात है, रेदर देन गेटिंग एन आइडेंटिटी, भाई हमें आइडेंटिटी, हमें भारत का नागरिक मानो, वो उससे बढ़िया होगा कि हम एक तरीके से इस चीज पे विवाद करने से बढ़िया रात को खा पी के सो तो रहे, वो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। Says a group of women in tattered मतलब फटी हुई साड़ियों के अंदर, कहते हैं when I asked them why they left their beautiful land of green fields and river, कि उन्होंने ढाका जो बांग्लादेश के अंदर उस जगह को क्यों छोड़ा, तो वह एक वुमेन जो टैटेड साड़ी यानी कि फटी हुई साड़ियों के अंदर थी, उन्होंने एक चीज बोली थी, whenever they find food they pitch, यानी कि pitch मतलब set up their tents and become stanzas मतलब the act of being moved or carried away from one place to another, यानी कि जहाँ पे उन्हें खाना दिखता था वहां पे वो तंबू लगा देते थे कि यहाँ पे बढ़िया जगह रहने के लिए, यहाँ पे रह लेते हैं। सोच सकते हो बहुत सिचुएशन, सोचो आप लोगों को तो सच्ची में भगवान को थैंक यू बोलना चाहिए चैप्टर को पढ़ने के बाद, ये भगवान जी इतनी सारी चीजें दी उस चीज के लिए रियली थैंक यू। ओके, चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम, ओके चिल्ड्रन ग्रो इन देम, और जो बच्चे होते हैं, मैंने आपको कहा था ना बच्चे को क्या सिखाया जाता है, गरीबी में सीखना। अब बच्चे क्या होते हैं, एक फिक्स जगह होती ना उनकी, जैसे एक आपने इनका नाम जरूर सुना होगा, एमिनम, तो ये भी कुछ ऐसी गरीब परिवार के थे एमिनम, ये सक्सेस सीरीज के दूसरे एपिसोड के अंदर है। तो एमिनम का क्या होता था कि एमिनम एक अच्छे रैपर गॉड, रैप गॉड है, यानी कि भगवान, जैसे सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, इन्हें रैपिंग का भगवान कहा जाता है। तो ये भी गरीब थे, इन्हें भी बार बार ट्रैवल करना पड़ता था सेम। तब एक चीज इन्होंने कहा कि यार मैं इतना ट्रैवल करता था ना और एक जगह पे कंसिस्टेंट नहीं रहता था। अब ना कंसिस्टेंट रहने की वजह से क्या हुआ कि मेरा कहीं ना कहीं एक कनेक्शन नहीं बनता था लोगों के साथ, मैं उनके साथ ज्यादा कनेक्ट नहीं कर पाता था। क्यों? क्योंकि वो एक कनेक्शन बनाने के लिए टाइम चाहिए, मैं तो रिपीटेडली ट्रैवल करता था। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, यानी कि बच्चों को क्या सिखाया जाता है, गरीबी में कैसे जीना है, ये बच्चों को सिखा दिया जाता है। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मींस रैक पिकिंग, और सर्वाइवल का एक ही तरीका रैक पिकिंग करना। दो यहाँ पे वो क्या कहते हैं, दो देर वर, आज क्या हो रहा है, हाँ, दो देर वर इट हैज बिकम, okay, though the years it has acquired a proportion of fine arts, okay, proportion of fine arts यानी कि अब यहाँ पे अलग अलग चीजें और भी करी जाती है। गार्बेज ऑफ टू देम इज गोल्ड, जो गार्बेज है उनके लिए वो क्या, उनके लिए एक तरीके से एक सोना है। इट इज देयर डेली ब्रेड, यानी कि उनकी जो रोजी रोटी है वो उनके लिए गार्बेज, यानी कि जो हमारे लिए कूड़ा होता है वो किसी के लिए, उनके लिए रोजी रोटी होती है। अ रूफ ओवर देयर हेड इवन इफ इट इज अ लीकिंग रूफ बट फॉर अ चिल्ड्रन इट इज इवन मोर, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया कि जो गोल्ड था उनका दो अलग अलग मतलब थे, बच्चों के लिए अलग होते हैं, बड़ों के लिए अलग होते हैं। सिमिलरली उन्होंने कहा कि उनके लिए भले ये जो दाल रोटी है उनके लिए उनकी घर की छत है, भले वो छत टपकती हुई छत है, कोई दिक्कत नहीं होने, लेकिन एक चीज तो है ना यार,
कम से कम हम लोगों के पास ऐसा तो है कि हम लोग सरवाइव तो कर रहे हैं। सोच लो जान की कीमत क्या होती है उनके लिए। बट फॉर अ चिल्ड्रन इट इज इवन मोर, एक बच्चे के लिए इससे ये बहुत ज्यादा होता है। तो कहता है आई समटाइम फाइंड अ रुपी इवन अ 10 रुपी नोट, साहिब से, यानी कि वो कहता है कभी कभार तो मुझे 10-10 रुपए के सिक्के मिल जाते हैं। लाइटिंग अप, अब उसकी आंखों में देखो 10 रुपए के नाम से उसकी आंखों में कितनी चमक से आ गई है, ठीक है। व्हेन यू कैन फाइंड अ सिल्वर कॉइन इन अ हीप ऑफ गार्बेज यू डोंट स्क्रॉलिंग, यानी कि अगर आपको एक मतलब क्या नाम लेता है कबाड़ के अंदर एक चांदी का सिक्का, मतलब मिल उसे 1 रुपए का सिक्का है लेकिन उसे कंपेयर किससे करे, चांदी के सिक्के के साथ कंपेयर करे। तो कह रहे अगर हम लोगों को हमारी लाइफ में एक चांदी का सिक्का मिल जाता है ना उस गार्बेज के अंदर, तो हम लोगों के अंदर क्या होगा, एक्साइटमेंट होगा, मोटिवेशन आएगा और ढूंढने लग पड़ेंगे हम लोग, ठीक है। फॉर देयर इज अ होप ऑफ फाइंडिंग मोर, इट सीम दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मींस टू देयर पेरेंट्स, यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो बात कहीं ना कहीं सच है कि बच्चों के लिए गार्बेज का कुछ और मतलब है, उनके माँ बाप के लिए गार्बेज का कुछ और मतलब है, ठीक है। For the children, it is wrapped in wonder. For the elders, it means survival. One winter morning, I see Sahib standing in the fresh gates of the neighborhood club, watching two young men dressed in white playing tennis. यानी कि एक दिन उन्होंने देखा कि यहाँ पे ऐसे ब्रेंच, समझ रहे हो ना किस तरीके से, यहाँ पे साहिब खड़ा हुआ था और यहाँ पे जो दो टेनिस प्लेयर थे, यहाँ पे क्या थे, दो टेनिस प्लेयर थे जो टेनिस खेल रहे थे, ठीक है। और साहिब यहाँ पे बाहर से खड़ा उन्हें देख रहा था। I like the game, he hums. Content to watch is standing behind the fence, यानी कि जो फेंस के पीछे साइड खड़ा होता है वो कह रहा है यार क्या गेम खेल रहे हैं, मुझे भी एक गेम खेलना, मुझे भी एक गेम खेलना है, ठीक है। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज इनसाइड, ही एडमिट्स, यानी कि अभी तो यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, यहाँ पे अमीर ज्यादा खेल रहे हैं, इसलिए तो एक बार मैं अंदर नहीं जाऊंगा, लेकिन जब कोई नहीं होता ना तो मैं अंदर चला जाता हूँ। द गेट कीपर लेट मी यूज द स्विंग, और जो गेट कीपर है वो भी मुझे और कुछ नहीं कहता, वो भी मुझे ये जो झूले का जो है ना क्या नाम लेते हैं स्विंग है वो इस्तेमाल करने देता है, ठीक है। साहिब टू इज वेयरिंग टेनिस शूज दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिस्कलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स, यानी कि साहिब ने भी जूते पहने हुए और एक्चुअल में क्या है जो जूते उसने पहने हुए एक्चुअल में टेनिस शूज थे। तो कहीं ना कहीं उसे पता नहीं था कि बच्चे को क्या, बच्चे को स्पोर्ट्स अच्छा लग रहा है, उसे ये नहीं दिख रहा कि जो उसने पहने वो क्या थे, टेनिस शूज पहने हुए थे। समवन गिव देम टू मी, यानी कि उन्होंने उसने बताया कि उससे किसी ने गिफ्ट दिए थे जूते, एक्चुअल के अंदर फटे हुए जूते। तो देखा आपको भी पता है कोई गिफ्ट तो देने से रहा, यानी कि साहिब ने एक तरीके से वापस झूठ बोला कि उसने कहा कि जूते उसने कहीं से मिले थे, ठीक है। He says in the manner of explanation the fact that they were discarded shoes of some rich boy, यानी कि वो किसी अमीर दादे के जूते थे जिसने ये रेफ्यूज कर दिया कि यार इस जूतों के अंदर तो एक छेद हो गया इसलिए मैं इस जूतों को पहनूंगा नहीं। Does not bother him, क्योंकि उस अमीर दादे बच्चे को तो एक अंगूठा उसका निकला, उससे तो बहुत फर्क पड़ता है कि ना, लेकिन जो बच्चा है ना जो गरीबी में जी रहा है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे क्या मेरे पैरों के नीचे कुछ तो है ना, बस वही अपने लिए बहुत है। For one who has walked barefoot even shoes with a hole is a dream come true, यानी कि जिस बच्चे ने पूरी जिंदगी ही अपनी पूरी जिंदगी उस मतलब क्या नाम लेते हैं, जिस बच्चे ने पूरी जिंदगी नंगे पांव बिताई हो, उस बच्चे के लिए देखा जाए अगर छोटी सी मतलब अगर फटे पुराने जूते भी उसके लिए बहुत बड़ी अहमियत रखते हैं। बट द गेम ही इज वॉचिंग इज सो इंटेंसली आउट ऑफ हिज रीच, यानी कि जो वो बच्चा जो गेम देख रहा है ना वो उसकी रीच से बहुत ही ज्यादा बाहर है, ठीक है। The game is out of his reach. This morning, Sahib is on his way to the milk booth. अब ये साहिब अब यहाँ पे कहाँ पे जा रहा है, मिल्क बूथ में कहाँ जा रहा है, आगे देखते हैं। In his hand is a steel canister, उसके हाथ में एक स्टील कैनिस्टर है। And I now work in a tea stall down at the road, यानी कि यहाँ पे नीचे एक चाय की टपरी के ऊपर अब वो काम करने लग पड़ा है, okay? He says pointing in the distance, यानी कि वो इशारा करके कहता है वो जाए ना दुकान वहाँ पे मैं काम करने लग पड़ा हूँ, ठीक है। I am paid ₹800 and all my meals, यानी कि मुझे सुबह शाम और रात का खाना मिल जाता है और इसके अलावा मुझे 800 रुपए की तनख्वाह में मिलती है। Does he like the job, यानी कि वो पूछते क्या तुम्हें काम करना अच्छा लगता है ऐसा। I ask, his face I see has lost the carefree look, जब वो रैक पिकिंग करने जाता था मेरे दोस्तों के साथ चला जाता हूँ किसी की धुन में एकदम हंसी मजाक के अंदर, अब वो जो धुन थी वो उसके चेहरे से कहीं ना कहीं गायब होगी, क्यों, क्योंकि अब वो पहले वो क्या था खुद का मास्टर था, अब वो किसी के अधीन काम करे, किसी की नौकरी कर रहे हैं, ठीक है। The steel canister seems heavier than the plastic bags he would carry so lightly over his shoulder. The bag was his as the canister belongs to the man who owns the tea shop. Sahib was no longer his own master, यानी कि साहिब कहीं ना कहीं अब खुद का मालिक नहीं रहा था। Why he was no longer his own master? The main reason was that कि अब उसने कहीं ना कहीं नौकरी कर लिया, पहले तो वो फ्री था अपने हिसाब से चलता था, लेकिन अब वो फ्री नहीं है, अब उसे किसी का अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। With this we came to an end of this chapter. I hope आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया हो। अगर आपको अच्छे से समझ में आया प्लीज लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को ताकि इस चैनल की रीच और बढ़े। एंड थैंक यू सो मच गाइस, नया चैनल है प्लीज सपोर्ट कीजिए आपके चैनल को। जय हिंद गाइस।